हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ऐसी क्या चीज़ होती है जो एक ऑर्गेनिज्म को लिविंग बनाती है? इसका आंसर है अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जिसको हम सेल कहते हैं। आज इस ऑडियो बुक में हम इसी सेल की कहानी को समझेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहली बात, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसके पास सिर्फ एक ही सेल होता है, वो कैपेबल होता है अपने इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के और बाकी सारे एसेंशियल फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। वही एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। ओके, हम जानते हैं सेल क्या है। फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। एंटोन वॉन लेवेनहुक ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक लाइव सेल को देखा था, और रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। अब हम आते हैं सेल थ्योरी में। 1838 की बात है। मैथियस स्क्लीडेन जो एक जर्मन बोटेनिस्ट है, उन्होंने बहुत सारे प्लांट को एग्जामिन किया। एग्जामिन करने के बाद उन्होंने इस कंक्लूजन पे आए कि प्लांट जो है ना, प्लांट बॉडी जो है ना, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स के बने होते हैं विच फॉर्म द टिश्यूज ऑफ द प्लांट। नेक्स्ट 1839, जस्ट उसके एक साल के बाद स्वान आते हैं जो एक जर्मन जूलॉजिस्ट होते हैं। उन्होंने बहुत सारे एनिमल सेल को स्टडी किया और उन्होंने ये इस चीज़ को देखा कि एनिमल सेल के ऊपर एक आउटर लेयर होती है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। वही प्लांट की बात करें तो प्लांट में सेल वॉल प्रेजेंट होता है जो एनिमल में नहीं प्रेजेंट होता, और प्लांट में सेल वॉल का प्रेजेंट होना इज़ अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल्स। ठीक है, और स्वान ने ये प्रपोज किया जो बॉडी ऑफ एनिमल और प्लांट्स होते हैं वो कंपोज ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल होता है। ठीक है, नाउ अब स्क्लीडेन एंड स्वान ने जो अपनी थ्योरी दी थी, ये थ्योरी तो कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर गए, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि नए सेल जो होते हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं। तो फिर एक साइंटिस्ट आते हैं 1855 में, जिनका नाम होता है रुडोल्फ वर्काउ। उन्होंने इस बात को कहा, उन्होंने बताया ऑमनी सेलुला इज सेलुलर, कि जो नए सेल्स होते हैं वो पुराने सेल से बनते हैं। न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, उसी को ऑमनी सेलुला यू सेलुलर कहते हैं। सो आज हम जो सेल थ्योरी को समझते हैं, ये सेल थ्योरी रुडोल्फ वर्काउ ने दिया था। ओके, एंड सेल थ्योरी देखो, 2 पॉइंट्स हैं यहाँ पे जो आपको ध्यान में रखना है। नंबर 1 पॉइंट है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। नंबर 2 पॉइंट है ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, अब सेल की एक ओवरव्यू हम देखते हैं। सेल की जो आउटर लेयर होती है जिसको हम कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी हम जानते हैं, वो एक डेलिमिटिंग स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, नाउ प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक दोनों ही सेल में हमें एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स दिखता है जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, और सेल की जो वॉल्यूम होता है इसको ये ऑक्यूपाई करता है। साइटोप्लाज्म इज़ द मेन एरिना, ये मेन एरिना है जहाँ पे सेलुलर एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं। ठीक है, नाउ जिस तरीके से हम देखते हैं यूकार्योटिक सेल में हमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनिल्स देखने के लिए मिलता है, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल्स। वही हमें प्रोकैरियोटिक सेल में देखने के लिए नहीं मिलता है, दैट इज़ दे लैक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स। ठीक है, राइबोसोम्स जो होते हैं वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स होते हैं, और ये दोनों यूकार्योटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। ठीक है ना, अब देखो राइबोसोम्स ऐसा नहीं है। ठीक है, राइबोसोम्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो साइटोप्लाज्म में मिले, ये और भी जगह में मिलते हैं, जैसे कि प्लांट में क्लोरोप्लास्ट में मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है, और अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मिलता है। एनिमल सेल में एक और सेल ऑर्गेनिल पाया जाता है जिसको हम कहते हैं सेंट्रोसोम, जो सेल डिवीज़न में हेल्प करता है, वो भी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिल होता है। ठीक है, देखो सेल जो होते हैं ना, ऐसा नहीं है कि उसकी कोई पर्टिकुलर शेप एंड साइज होती है, बहुत वेराइटी में नेचर में प्रेजेंट होता है। अलग एनिमल्स, अलग प्लांट, अलग अलग शेप एंड साइज के सेल्स दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल माइकोप्लाज्मा, जो हमने ऑलरेडी चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ लिया था, वो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है, उसकी साइज़ जो होती है 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ होती है। वही बैक्टीरिया की दिखे तो ये 3 to 5 माइक्रोमीटर होता है, और जो लार्जेस्ट सिंगल आइसोलेटेड सेल जो देखा गया है वो ऑस्ट्रिच का एग है। ठीक है, ह्यूमन रेड ब्लड सेल वो 7 माइक्रोमीटर डायमीटर में होते हैं। ठीक है, अलग अलग शेप में भी ये पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आरबीसी की बात करें तो वो राउंड और बाइकनकेव होता है,
WBC की बात करें तो वो एमीबॉइड शेप का होता है। कॉलमनार एपिथेलियल सेल की बात करें लॉन्ग एंड नैरो होता है। नर्व सेल की बात करें तो वो ब्रांच एंड लॉन्ग होता है। पैकेट की बात करें तो वो इलॉन्गेटेड होता है। मिजोफिल सेल की बात करें तो वो राउंड एंड ओवल होता है। अब हम आते हैं प्रॉपर डिस्कशन करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की। ठीक है, हमने यहाँ पे ऑलरेडी देखा PPLO प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म में सबसे छोटे होते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं बहुत रैपिडली, ठीक है ना, देन द यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, नाउ जो जेनेटिक मटेरियल होता है प्रोकैरियोटिक सेल का बेसिकली वो नेकेड होता है। उसके ऊपर का जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो एब्सेंट होता है। ठीक है ना, इसके साथ साथ इनके पास एक के एडिशनल जीनोमिक DNA होता है जो सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर DNA होता है। ठीक है ना, जिसको हम प्लास्मिड कहते हैं। और ये प्लास्मिड कन्फर करता है सर्टेन यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर टू बैक्टीरिया और एक वन सच कैरेक्टर इज रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक। ठीक है ना, यही प्लास्मिड का रोल आता है, यूज़ आता है हमारे क्लास 12 के चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी में। वहाँ पे हम अच्छे से डीपली चीज़ों को समझेंगे प्लास्मिड के रिगार्डिंग। ठीक है ना, नो ऑर्गेनिल, ठीक है ना, यूकारियोट में पाए जाने वाले कोई भी ऐसा ऑर्गेनिल नहीं है एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में मिले। ठीक है ना, और देखो प्रोकैरियोटिक सेल का एक स्पेशलाइज्ड एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये होता है कि इसमें मिजोसोम्स पाए जाते हैं। मिजोसोम्स क्या होते हैं? बेसिकली स्पेशलाइज्ड डिफ्रेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स होते हैं। सेल अब हम देखते हैं सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। देखो प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं ना उनका एक केमिकली कम्प्लेक्स सेल एनवेलप होता है। सेल एनवेलप कंसिस्ट करता है 3 टाइटली बाउंड स्ट्रक्चर। पहला जो ऑटोमोस्ट लेयर होता है उसको हम कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बाद आता है सेल वॉल, उसके बाद आता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आउटरमोस्ट आपके पास ग्लाइकोकैलिक्स होता है, देन सेल वॉल होता है, देन आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन आता है। ठीक है, फिर बैक्टीरिया को ऑन द बेसिस ऑफ सेल एनवेलप हम उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ऑन द बेसिस कि वो स्टेनिंग, जब हम उसको स्टेन करते हैं तो वो कैसे रेस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। सो ग्राम जो स्टेन को ले लेते हैं उसको हम कहते हैं ग्राम पॉजिटिव, और जो स्टेन को नहीं लेते उसको हम कहते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्लाइकोकैलिक्स जो है कंपोजिशन और थिकनेस के हिसाब से डिफर करता है। फॉर एग्जांपल वो लूज सीट भी हो सकता है जिसको हम स्लिम लेयर कहते हैं, वो थिक एंड टफ भी हो सकता है जिसको हम कैप्सूल कहते हैं। और जो सेल वॉल जो होता है वो डिटरमाइन करता है शेप ऑफ द सेल। स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है टू प्रिवेंट द बैक्टीरिया फ्रॉम बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग। देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एक सेलेक्टिवली परमेबल नेचर में होता है और ये आउटसाइड वॉल से इंटरेक्ट भी करता है। एंड दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलर स्ट्रक्चरली टू दैट ऑफ यूकारियोट्स। यूकारियोट का जैसा स्ट्रक्चर होता है मेम्ब्रेन का, बिल्कुल ऐसा ही स्ट्रक्चर प्रोकैरियोट का भी होता है। एक स्पेशल हमें मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है जो है मिजोसोम्स। ठीक है ना, ये बने होते हैं एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इनटू द सेल। ठीक है, और ये होते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स एंड लेमिन। इनका फंक्शन क्या होता है, ये किन चीज़ों में हमें हेल्प करते हैं? सेल वॉल फॉर्मेशन, DNA रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल्स, हेल्प इन रेस्पिरेशन, सेक्रेशन प्रोसेसेस, इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंजाइमेटिक कंटेंट। कुछ ऐसे प्रोकैरियोट जैसे साइनोबैक्टीरिया, इनके पास कुछ और अलग सा मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन होता है इनटू द साइटोप्लाज्म जिसको हम क्रोमेटोफोर्स कहते हैं, विच कंटेन पिगमेंट, जो पिगमेंट भी कंटेन करते हैं। जो हम कहते हैं ना कि साइनोबैक्टीरिया क्लोरोफिल ए पिगमेंट कंटेन करता है, जैसा कि हायर प्लांट कंटेन करते हैं, वो इसी क्रोमेटोफोर में प्रेजेंट होते हैं। देखो बैक्टीरिया जो है वो मोटाइल और नॉन मोटाइल हो सकता है। अगर वो मोटाइल है तो उसके पास फ्लेजेला होगा, और बैक्टीरिया में जो फ्लेजेला के नंबर होते हैं ना वो वेरी करते हैं। ठीक है ना, मतलब उनका जो नंबर अरेंजमेंट होता है ना वो बहुत रेंजेस का होता है, अलग वेरी करता है। अगर हम बैक्टीरिया के फ्लेजेलम की बात करें, उसके वो कंपोज होता है 3 पार्ट्स के। पहला है फिलामेंट, देन हुक, देन बेसल वॉल। ठीक है ना, फिलामेंट जो होता है वो लॉन्गेस्ट पार्ट या लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है जो सेल सरफेस से आउटसाइड की तरफ एक्सटेंड करता है। और फ्लेजेला के अलावा बैक्टीरिया के पास पिल्लाई, फिम्ब्रिए, ये दूसरे सरफेस स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होते हैं। इनका कोई खास रोल नहीं होता मोटिलिटी में। पिलाई जो होता है ना एक इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जो एक स्पेशल प्रोटीन का बना होता है। फिम्ब्रिए की अगर हम बात करें, स्मॉल विस्ट्रल लाइक फाइबर्स होता है। ठीक है ना, इसका काम होता है बैक्टीरिया को अटैच करना रॉक्स के ऊपर या होस्ट टिश्यूज़ के ऊपर। अब हम बात करते हैं राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडीज़ की। प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम्स जो होते हैं 15 नैनोमीटर टू 20 नैनोमीटर साइज में होते हैं,
और ये 70S होते हैं। इसके सब यूनिट्स होते हैं 50S एंड 30S। राइबोसोम्स जो होते हैं ना वो साइट्स होते हैं जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा होता है, ठीक है ना। बहुत सारे राइबोसोम्स जो है वो सिंगल mRNA पे आकर के चिपक जाते हैं और फॉर्म करते हैं एक चेन जिसको हम कहते हैं पोलीराइबोसोम्स और पोलीसोम्स, ठीक है। द राइबोसोम्स ऑफ अ पोलीसोम ट्रांसलेट द mRNA इनटू प्रोटीन का ये काम होता है। पोलीसोम का काम क्या होता है? mRNA को प्रोटीन में कन्वर्ट करना। अब देखो कुछ इन्फ्यूजन बॉडीज़ भी होते हैं जो हमें प्रोकैरियोटिक सेल में देखने के लिए मिलता है। बेसिकली ये रिजर्व मटेरियल होता है जो कि साइटोप्लाज्म में रहता है, ठीक है ना। ये किसी भी मेम्ब्रेन सिस्टम से बाउंड नहीं करते बल्कि फ्री साइटोप्लाज्म में फ्री वो रहते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल्स हैं फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, साइनोफाइजियन ग्रेन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, गैस ग्रेन्यूल्स, ठीक है ना। और ये जो गैस वैक्यूल्स जो हैं वो हमें मिलते हैं ब्लू ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में। अब हम देखते हैं यूकारियोटिक सेल। देखो हमने जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन देखा था, उसमें आप याद करो क्या आता है? मोनेरा आता है, प्रोटिस्टा आता है, फंजाई आता है, एनिमेलिया आता है, प्लांटिया आता है। इसमें से आप मोनेरा को निकाल लो, यानी जो बैक्टीरिया वाला जो किंगडम है उसको निकाल लो। बाकी जितने भी बचे ना, इन सब के पास, रिमेंबर वेरी वेल, इन सब के पास यूकारियोटिक सेल होता है, ठीक है ना। और सेल के अंदर एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन होकर के बहुत सारे ऑर्गेनेल्स बनते हैं, ठीक है ना। और देखो यहाँ पे वेराइटी ऑफ लोकोमेटरी एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर होता है। देखो सारे, ऐसा नहीं है कि यूकारियोटिक सेल सब यूकारियोटिक सेल आइडेंटिकल होते हैं, ऐसा नहीं है। फॉर एग्जांपल प्लांट और एनिमल्स के जो यूकारियोटिक सेल होते हैं उसमें बहुत ही डिफरेंस हमें देखने के लिए मिलता है। फॉर एग्जांपल प्लांट में सेल वॉल होता है, प्लास्टिड होता है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है जो कि एनिमल सेल्स में एब्सेंट होता है। वही एनिमल सेल्स की बात करें तो इसमें सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होता है जो प्लांट सेल में एब्सेंट होता है। अब हम सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं। देखो जब 1950s के आसपास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का एडवेंट हुआ और जब ह्यूमन रेड ब्लड सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखा गया, सो उन्होंने जब इसकी स्टडी की तो उन्होंने ये चीज़ को देखा कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है मेनली कंपोज होता है लिपिड्स और प्रोटीन के, और इसमें जो मेजर लिपिड्स होते हैं वो होते हैं फॉस्फोलिपिड, और ये अरेंज होते हैं फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के फॉर्म में, ठीक है। इसमें हम देखते हैं जो इसका हाइड्रोफिलिक एक होता है हाइड्रोफिलिक हेड, ठीक है ना। हाइड्रोफिलिक हेड जो होता है, ठीक है, हाइड्रोफिलिक हेड जो होता है वो आउटसाइड होता है, और हाइड्रोफोबिक टेल जो होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है और वो इनसाइड की तरफ होता है, ठीक है ना। गॉट इट ना। और जो आपका टेल है ना वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का बना होता है टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द एक्वस एनवायरनमेंट। और फॉस्फोलिपिड के अलावा ये कोलेस्ट्रॉल भी कंटेन करता है। आगे जा कर के हमने और भी बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन जब की है तो हमें पता चला कि ये सिर्फ लिपिड और प्रोटीन ही नहीं बल्कि कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स भी इसमें होते हैं, ठीक है ना। और जो प्रोटीन और लिपिड का अगर हम रेशियो देखें, ठीक है ना, सो देखो अलग मतलब वेरी करता है, बहुत ज़्यादा कंसिडरेबली वेरी करता है। ऐसे हम अगर आरबीसी की बात करें तो 52% प्रोटीन होते हैं और लिपिड जो होते हैं ना वो 40% होते हैं। आप कैसे इस परसेंटेज को आप कैसे आसानी से याद कर सकते हो? देखो प्रोटीन से पी और पी से 50 और 50 से 52, ठीक है ना। ये एनालॉजी आप यहाँ पे आराम से यूज़ कर सकते हो। देखो डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कैन बी क्लासिफाइड एज इंटीग्रल एंड पेरिफेरल। प्रोटीन्स को हम इंटीग्रल और पेरिफेरल के टर्म्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। देखो पेरिफेरल प्रोटीन्स हम उनको कहेंगे जो सरफेस पे लाई करते हैं, और इंटीग्रल प्रोटीन हम उसको कहेंगे जो पार्शियली या टोटली बरीड होते हैं इनटू द मेम्ब्रेन। देखो सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में एक इम्प्रूव बहुत अच्छा मॉडल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन दिया, जिसको हम वाइडली एक्सेप्ट करते हैं एज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है ना। इसके हिसाब से जो लिपिड का जो क्वासी फ्लूइड नेचर होता है ये लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन विद इन द ओवरऑल बाइलेयर को इनेबल करता है, ठीक है ना। इस एबिलिटी की वजह से, ठीक है ना, दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज इट्स फ्लूइडिटी, ठीक है ना। अब देखो इसका इंपॉर्टेंस क्या है? जो फ्लूइड नेचर मेम्ब्रेन है ना, इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये बहुत सारे फंक्शन जैसे सेल ग्रोथ हो गया,
फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शंस हो गए, सेक्रेशन हो गया, एंडोसाइटोसिस हो गया, सेल डिवीजन हो गया, एसेट्रा। ये सब इंपॉर्टेंट फंक्शंस हो करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज टू ट्रांसपोर्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट। कुछ न्यूट्रल सॉलिड्स हो गए, ठीक है ना, इनका क्या होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। सिंपल डिफ्यूजन से वो मतलब अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब उनका ट्रांसपोर्ट हो जाता है। वाटर जो होता है वो ऑस्मोसिस से हो जाता है। और जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर से पास नहीं कर सकते, उनके लिए हम कैरियर प्रोटीन का यूज़ लेते हैं, ठीक है ना। कुछ ऐसे आयंस हो गए, ठीक है ना, जिनको हमें ट्रांसफ़र करना पड़ता है, ठीक है ना, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। उसके लिए हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी सोडियम और पोटासियम पंप का यूज़ करते हैं। अब हम आते हैं सेल वॉल। सेल वॉल जो है ना एक नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर होता है। सेल वॉल जो है ना प्रोटेक्ट करता है प्लांट को मैकेनिकल डैमेज और इन्फेक्शन से। सेल टू सेल इंटरेक्शन में भी यही हेल्प करता है और प्रोवाइड बैरियर टू अनडिज़ायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स। देखो हम अब कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल की बात करेंगे। सबसे पहले एल्गी की बात करते हैं। ये इसका जो सेल वॉल होता है वो मेड अप ऑफ सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मेनेंस एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। प्लांट की बात करें तो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन्स एंड प्रोटीन, ठीक है ना। अब देखो जो यंग प्लांट सेल होता है ना, उसका प्राइमरी वॉल जो होता है ना, ये ग्रो करता है। आगे जैसे वो ग्रो करता रहता है वो डिमिनिश होता रहता है, ठीक है ना, और मैच्योर हो जाता है। और सेकेंडरी वॉल क्या होता है, फॉर्म होता है, ठीक है ना। और ये सेकेंडरी वॉल जो होता है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, ये इनर साइड ऑफ द सेल का मतलब है टुवर्ड मेम्ब्रेन साइड में फॉर्म होता है। सेकेंडरी वॉल टुवर्ड मेम्ब्रेन साइड में फॉर्म होता है। मिडल लेमेला की बात करें, ये मेनली कैल्शियम पैक्टेट का बना होता है, ठीक है ना, और इसका काम होता है नेबरिंग सेल्स को साथ में ग्लू करने का। देखो सेल वॉल और मिडल लेमेला ये प्लाज्मोडेस्माटा से ट्रेवर्स होता है। कौन प्लाज्मोडेस्माटा से कौन ट्रेवर्स होता है, सेल वॉल और मिडल लेमेला, ठीक है ना, विच कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल। इसलिए हम कहते हैं कि सेल वॉल सेल टू सेल इंटरेक्शन में भी हेल्प देता है। अब हम देखते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। इसमें क्या होता है, सिर्फ चार ऑर्गेनल्स मिल करके एक सिस्टम बनाते हैं जिसको हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं। वो चार ऑर्गेनल्स कौन से हैं, ठीक है, वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। अब लाजमी सा सवाल है कि सिर्फ चार ही ऑर्गेनल्स क्यों क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम्स या कोई और ऑर्गेनल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, ये सब क्यों नहीं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का हिस्सा है? इसलिए नहीं हिस्सा है क्योंकि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में वही ऑर्गेनल्स आते हैं जिनका फंक्शन कोऑर्डिनेटेड होता है। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स, इन सब का फंक्शन कोऑर्डिनेटेड होता है, इसलिए ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का हिस्सा है। सबसे पहले हम आते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं। देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, इट इज़ द नेटवर्क और रेटिकुलम ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म, उसको हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इंटरसेलुलर स्पेस को दो अलग अलग कंपार्टमेंट में डिवाइड करता है। उसके अंदर वाला जो हिस्सा उसको कहते हैं ल्यूमिनल, और जो साइटोप्लाज्म वाला जो हिस्सा है उसको कहते हैं एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, ठीक है। देखो अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम्स होंगे उनके सरफेस पर तो उसको हम कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर राइबोसोम्स नहीं होंगे तो वो बिल्कुल स्मूथ लगेंगे, दिखेंगे, तो उसको हम कहेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोनों का ही अलग अलग डिस्टिंक्ट फंक्शन है। आरईआर का फंक्शन होता है एक्टिव प्रोटीन सिंथेसिस का करना, ठीक है ना, और सेक्रेशन करना, ठीक है ना। दे आर एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो लिपिड के सिंथेसिस में हेल्प करता है, ऑल्सो लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन्स। अब हम देखते हैं गोल्गी एपरेटस की बात। कैमिलो गोल्गी 1898 की बात है। उन्होंने ऑब्जर्व करा एक डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस, ठीक है ना, और उन्होंने पाया कि और इन्होंने इसका नाम अपने नाम के ऊपर गोल्गी बॉडी रखा। उसके बाद ये जो होते हैं ना बहुत फ्लैट डिस्क शेप सैक और सिस्टर्नी होते हैं। इनका डायमीटर 0.5 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर के आसपास होता है। और
और देखेंगे सिस फेज जो होता है, कन्वेक्स और फॉर्मिंग फेज भी बोलते हैं, ये टुवर्ड्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियस की तरफ होता है। ट्रांस फेज की बात करें, इसको हम कनकेव और मैच्योरिंग फेज भी बोलते हैं, ये टुवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ओर होता है। देखो जो गोल्गी apparatus होता है ना, इसका प्रिंसिपल फंक्शन है पैकेजिंग ऑफ मटेरियल, ठीक है ना, और ये इम्पोर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन, ये इम्पोर्टेंट साइट भी है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स। लाइसोसोम्स की बात करें, देन दे आर फॉर्म्ड बाय द पैकेजिंग ऑफ द गोल्गी apparatus, ठीक है ना। नाउ ये वेरी रिच होते हैं एंड कंटेन ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स लाइक लाइपेजेस, प्रोटीएसेस, कार्बोहाइड्रेसेस, ठीक है ना। और इनको एक्टिव करने के लिए एसिडिक पीएच चाहिए होता है, ठीक है। नाउ दिस एंजाइम्स आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। अब हम आते हैं लास्ट एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम वाले ऑर्गेनेल पर, दैट इज वैक्यूल्स। देखो जो वैक्यूल होता है ना, ये उन मटेरियल्स को स्टोर करता है जो सेल के लिए यूज़फुल नहीं होता है, ठीक है। और जो वैक्यूल का जो सिंगल वैक्यूल जो होता है वो बाउंडेड होता है बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन, जिसको हम टोनोप्लास्ट भी कहते हैं। प्लांट सेल में ऑलमोस्ट उसका 90% वॉल्यूम या जो स्पेस होता है वो कौन ऑक्यूपाई करता है, वैक्यूल ऑक्यूपाई करता है। और जो टोनोप्लास्ट होता है ये फैसिलिटेट करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयंस अगेंस्ट, रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है ना। हैंस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वैक्यूल में ज़्यादा होता है, इसलिए अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हमें करना पड़ता है। एमीबा में हमें कौन सा वैक्यूल देखने के लिए मिलता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल देखने के लिए मिलता है, जो ऑस्मोरेनाइलेशन और एक्सक्रीशन के लिए हेल्प करता है। और बहुत सारे सेल जैसे प्रोटिस्ट, इनमें क्या होता है, फूड वैक्यूल होता है जो फूड को एनगल्फ, विच आर फॉर्म्ड बाय एनगल्फिंग द फूड पार्टिकल। अब हम आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। देखो माइटोकॉन्ड्रिया हमें माइक्रोस्कोप में तब तक नहीं दिखता जब तक हम उसको एक स्पेसिफिकली स्टेन्ड मतलब स्टेन से उसको स्टेन ना करें, ठीक है, समझ में आई बात। और जो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, डिपेंड करता है बॉडी या सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पर, ठीक है। टिपिकली ये सॉसेज शेप का होता है या सिलिंड्रिकल शेप का होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन होता है। और ध्यान में रखो कि इसका जो इनर मेम्ब्रेन होता है ना, वो डिवाइड करता है इट्स ल्यूमन, उसके ल्यूमन को डिवाइड कर देता है टू एक्वस कंपार्टमेंट में, ठीक है ना, आउटर कंपार्टमेंट एंड इनर कंपार्टमेंट। इनर कंपार्टमेंट इज फील्ड, जो इनर कंपार्टमेंट होता है ना, वो डेंस होमोजेनस सब्सटेंस से फील्ड होता है, जिसको हम मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है ना। और इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स अ नंबर ऑफ इनफोल्डिंग्स, इनर मेम्ब्रेन बहुत सारे इनफोल्डिंग्स बनाते हैं, जिसको हम क्रिस्टी कहते हैं। और द टू मेम्ब्रेन्स, उनका अपना स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं और अपना स्पेसिफिक रोल और फंक्शन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया हमें पता होना चाहिए, दे आर द साइट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है ना। और इसके मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है, कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, 70 राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। और इसको, और जो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये फिजन से डिवाइड करता है। अब हम आते हैं प्लास्टिड। प्लास्टिड जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल और यूग्लिनोइड्स में पाया जाता है, ठीक है। और ये ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट, इसको हम 3 टाइप्स में क्लासीफाई किए हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होता है क्लोरोफिल पिगमेंट कंटेन करता है और कैरोटीनॉइड पिगमेंट कंटेन करता है, और इनका मेजर रोल होता है लाइट एनर्जी को ट्रैप करके फोटोसिंथेसिस करने का। वही क्रोमोप्लास्ट की बात करो तो इसमें फैट सोल्यूबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट होता है, जैसे कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, ठीक है। और उसके बाद आता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है कलरलेस प्लास्टिड होता है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना है। कौन सा ऐसा प्लास्टिड है जो कलरलेस होता है, उसका एग्जाम्पल है ल्यूकोप्लास्ट। और ल्यूकोप्लास्ट जो है वो फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं। एमाइलोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट जो वो होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर करता है। लाइयोप्लास्ट वो होते हैं जो फैट को स्टोर करता है। एल्यूरोप्लास्ट वो होता है जो प्रोटीन को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। देखो क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं ना, वो मेसोफिल सेल्स में पाए जाते हैं, ठीक है। नाउ और उनके नंबर जो होते हैं ना,
उनके नंबर वेरी करते हैं। जैसे क्लैमिडोमोनास में 1 पर सेल, ठीक है ना। क्लोरोप्लास्ट जो है 1 पर सेल, या मेसोफिल सेल की बात करें तो 20 to 40 आपके क्लोरोप्लास्ट होते हैं पर सेल। तो ये सेल टू सेल क्या करता है, वेरी करता है। जिस तरीके से हमने माइटोकॉन्ड्रिया में देखा क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर होता है, लेकिन इसमें आप ध्यान रखना कि जो इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन जो होता है ना वो रिलेटिवली लेस परमेबल होता है, और इनर मेम्ब्रेन का जो स्पेस होता है उसको हम स्टोमा कहते हैं। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर बहुत सारे फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक होते हैं जिसको हम थाइलोकॉइड्स बोलते हैं। बहुत सारे थाइलोकॉइड एक दूसरे के ऊपर स्टैक होकर के पाइल्स ऑफ कॉर्न बनाते हैं जिसको हम ग्रेना बोलते हैं, ठीक है। नाउ दो थाइलोकॉइड को जो कनेक्ट करता है बाय द हेल्प ऑफ फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स उसको हम कहते हैं स्टोमा लेमेली, ठीक है ना। और थाइलोकॉइड के अंदर का जो स्पेस होता है उसको हम लिमन बोलते हैं। स्टोमा जो क्लोरोप्लास्ट का जो स्टोमा होता है, ठीक है ना, वो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प होता है। आगे आने वाले चैप्टर प्लांट फिजियोलॉजी में हम इसको बखूबी देखेंगे, ठीक है ना। ना क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन थाइलोकॉइड्स, थाइलोकॉइड में क्लोरोफिल के पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं राइबोसोम्स की। राइबोसोम्स जो होते हैं वो ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है ना। और इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया था जॉर्ज पैलेट ने 1953 एज डेंस पार्टिकल्स, ठीक है ना। ये कंपोज होते हैं आरएनए और प्रोटीन के। आरएनए और प्रोटीन मिलकर के क्या बनाते हैं, राइबोसोम्स बनाते हैं। यूकारियोटिक राइबोसोम्स की बात करिए 80S का होता है, और प्रोकारियोटिक राइबोसोम्स की बात करिए 70S का होता है। इनके फर्दर सब यूनिट की बात करिए 80S में 60S और 40S होता है, और 70S में 50S और 30S होता है। यहाँ पे S जो है इसको हम स्वेडबर्ग यूनिट बोलते हैं। ये सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है। बेसिकली ये एक इनडायरेक्ट मेजर होता है डेंसिटी का और साइज का, ठीक है। साइटोस्केलेटन की अगर हम बात करें, ठीक है ना, ये एक नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनेसिस स्ट्रक्चर होता है। जैसे माइक्रोट्यूबुल्स हो गए, माइक्रोफिलामेंट्स हो गए, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हो गए, ठीक है ना, जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। इनको एक साथ हम क्या बुलाते हैं, साइटोस्केलेटन बुलाते हैं। और देखो साइटोस्केलेटन के बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं, जैसे मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मोटिलिटी में हेल्प करता है, और मेंटेनेंस ऑफ शेप ऑफ सेल में भी ये हेल्प करता है, ठीक है ना। नाउ हम जानते हैं, अब हम सीलिया और फ्लैजेला को समझते हैं। बेसिकली सीलिया क्या होता है, सीलिया जो होता है वो हेयर लाइक ग्रोथ होता है जो सेल मेम्ब्रेन पर हमें देखने के लिए मिलता है। सीलिया जो होता है ना, जो चप्पू होता है, ओर्स होते हैं, ठीक है ना, वैसे काम करते हैं ताकि सेल को या जो उसका सराउंडिंग फ्लूइड है उसको वो मूव कर सके। बाकी फ्लूइड जो होते हैं ना वो सीलिया से लंबे होते हैं और ये सेल मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान में रखें प्रोकार्योटिक बैक्टीरिया के पास ये फ्लैजेला होता है, लेकिन ये स्ट्रक्चरली डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू द फ्लैजेला जो यूकारियोट्स में होता है, ठीक है। जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की स्टडी किए तो हमें पता चला कि दे आर कवर्ड विथ सीलियम और फ्लैजेलम जो होते हैं ना, दे आर कवर्ड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उनका जो कोर होता है उसको हम कहते हैं एक्सोनीम, ठीक है ना। और ये एक्सोनीम जो होता है ना बहुत सारे नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स को कंटेन करता है। एक्सोनीम की बात करें 9 डबलेट्स ऑफ रेडियली अरेंज पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है ना। और सेंट्रल पे हमारे पास 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये 9+2 अरेंजमेंट हमें देखने के लिए मिलता है। यह ध्यान रहे 9+2 अरेंजमेंट हमें देखने के लिए मिलता है एक्सोनीम, ठीक है ना। एक्सोनीम में देखने के लिए मिलता है जो सीलिया और फ्लैजेला का पार्ट होता है जो यूकारियोटिक सेल में हमें मिलता है, ठीक है ना। और जो सेंट्रल में प्रेजेंट जो ट्यूब्यूल होता है ना वो कनेक्ट होता है बाय ब्रिज, ठीक है ना, और वो एनक्लोज होता है बाय सेंट्रल सीट, ठीक है ना। नाउ और ये कनेक्ट होता है जो पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है ना, उससे कनेक्ट होता है बाय रेडियल स्पोक्स, ठीक है ना। सो टोटल कितने स्पोक्स हुए हमारे पास, टोटल 9 रेडियल स्पोक्स हमारे पास प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। और जो पेरिफेरल डबलेट्स होते हैं ना ये आपस में लिंकर्स के हेल्प से कनेक्ट होते हैं, ठीक है ना। बोथ अगर हम सीलिया और फ्लैजेला की बात करें, ठीक है ना, ये इमर्ज होते हैं सेंट्रोल लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बेसल बॉडी बोलते हैं, ओके ना। सेंट्रोजोम और सेंट्रोल की अगर हम बात करें, सेंट्रोजोम जो होता है ना ये 2 सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर कंटेन करता है जिसको हम सेंट्रोल बोलते हैं, और इसके आसपास एमोर्फस पेरियोसेंट्रुलर मटेरियल होता है, ठीक है ना। इसको इन सब को एक साथ हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोजोम बोलते हैं। 2 सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर इसको सेंट्रियोल और एमोर्फस पेरिसेंट्रुलर मटेरियल इन सब को साथ में हम सेंट्रोजोम
कहते हैं। और जो सेंट्रोल्स है ना वो परपेंडिकुलर होता है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, और इनका जो अरेंजमेंट होता है ना वो कार्टविल अरेंजमेंट होता है, ठीक है ना। नाउ नाउ पेरीफेरी पे हम देखते हैं 9 इवनली स्पेस्ड फिब्रिल्स ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। और ये जो पेरीफेरल पे जो फिब्रिल होता है ना वो ट्रिपलेट होता है, ठीक है ना। इससे पहले हमने डबलेट देखा था, इसमें क्या है, ये ट्रिपलेट है, ठीक है ना। एंड जो एडजेसेंट ट्रिपलेट होते हैं ना वो सेंट्रल पार्ट से लिंक होते हैं, ठीक है ना। और द प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ सेंट्रियोल इज ऑल्सो प्रोटीनेशियस, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोटीनेशियस हब कहते हैं, ठीक है। जो पेरीफेरल ट्रिपलेट से कनेक्ट होता है विद द हेल्प ऑफ रेडियल स्पोक जो प्रोटीन का बना होता है, ठीक है ना। जो सेंट्रियोल होता है ना, यही जो सेंट्रियल है ना बेसल बॉडी का फॉर्म करते हैं, बेसल बॉडी ऑफ सिलिया और फ्लैजिला का फॉर्मेशन करते हैं। स्पिंडल फाइबर का भी फॉर्मेशन यही सेंट्रियोल्स करते हैं, ठीक है ना। और ये स्पिंडल फाइबर क्या करते हैं, ठीक है ना, विच गिव राइज टू सेल डिवीज़न के टाइम पे स्पिंडल फाइबर निकल रहे होते हैं। सो ये इतनी चीज़ें थी जो हमें यहाँ पे सिलिया, फ्लैजिला, सेंट्रोजोम और सेंट्रोस में समझना था। सिलिया और फ्लैजिला का जो एक्सोनिम होता है उसमें 9+2 अरेंजमेंट देखने के लिए मिलता है, और सिलिया फ्लैजिला का जो बेसल बॉडी होता है वो सेंट्रोल का बना होता है, इसमें कार्टविल लाइक अरेंजमेंट होता है, 9+0 अरेंजमेंट देखने के लिए मिलता है। एक्सोनिम में पेरीफेरी पे क्या होते हैं, डबलेट होते हैं, ठीक है ना। माइक्रोट्यूब्यूल्स के क्या होते हैं, डबलेट्स होते हैं, ठीक है। वही सेंट्रोल्स में जो आपका फिब्रिल्स और ट्यूबुलिन होता है ना उसका ट्रिपलेट देखा जाता है। अब न्यूक्लियस की हम बात करते हैं। न्यूक्लियस को पहली बार डिस्क्राइब किया था रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 को, और न्यूक्लियस को हम स्टैंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बेसिक डाई, और इसका नाम फ्लेमिंग ने क्रोमेटिन रखा था, ठीक है। न्यूक्लियर एनवेलप जो होता है ना 2 पैरेलल मेम्ब्रेन्स को कंसिस्ट करता है, और इन दोनों के बीच का जो दूरी होता है वो 10 to 50 नैनोमीटर के आसपास होता है। इसको हम कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस, ठीक है ना। और इनके बीच में क्या होता है, माइन्यूट पोर्स होते हैं विच इज़ फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 2 मेम्ब्रेन्स, ठीक है। नाउ न्यूक्लियोप्लाज्म देखो, द न्यूक्लियर मैट्रिक्स या जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं ये कंटेन करता है न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन। देखो न्यूक्लियोलस जो होते हैं ना, या जो न्यूक्लियोलाई होता है वो स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है ना। और जो कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस होता है ना इज कंटिन्यूअस विद द रेस्ट ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म, और ये नॉन मेम्ब्रेन बॉर्न स्ट्रक्चर होता है। और इसकी इम्पोर्टेंस, सबसे इम्पोर्टेंट बात इसकी ये है कि इट इज़ एन एक्टिव साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, ठीक है। देखो क्रोमेटिन कंटेन करता है डीएनए एंड सम बेसिक प्रोटीन जिसको हम हिस्टोन कहते हैं, सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स एंड ऑल्सो आरएनए ये भी प्रेजेंट होते हैं। और जो डीएनए का जो लेंथ होता है ना वो अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर का होता है। देखो अब आप देखेंगे इधर कि हर एक क्रोमोसोम के पास में एक प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होता है जिसको हम सेंट्रोमियर बोलते हैं, उसके साइड में एक डिस्क शेप का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम काइनेटोकोर बोलते हैं, ठीक है ना। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर के पोजीशन को देखते हुए हम क्रोमोसोम को 4 टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम मतलब मिडल, सेंट्रोमियर कहाँ पे होगा, मिडल पे होगा। सब मेटासेंट्रिक का मतलब होगा कि जो सेंट्रोमियर है इट इज़ स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल। एक्रोसेंट्रिक का मतलब है क्लोज टू इट्स एंड। टीलोसेंट्रिक का मतलब है क्रोमोसोम हैज़ अ टर्मिनल सेंट्रोमियर, ठीक है। और देखो कुछ ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं जिसमें सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन में देखने के लिए मिलता है, वो नॉन स्टैंडिंग होते हैं, ठीक है। और इसको हम सैटेलाइट भी कहते हैं। माइक्रोबॉडीज़ को देखिए तो ये मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स होते हैं, ठीक है, और जो कुछ वेरियस एंजाइम्स को कंटेन करते हैं, और ये बोथ प्लांट और एनिमल सेल में पाए जाते हैं। दैट वाज देयर इन दिस चैप्टर। ओके, मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक आप पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।